अब एनडीए यूपीए की ज़रा विश्लेषण कीजिए। उसमें बीजेपी आती नहीं, उसमें कांग्रेस आता नहीं, उसमें और जो छोटे दल हैं, जो जाति आधारित दल हैं, वो आती नहीं है। तो मिला जुला के यहाँ दो पार्टियाँ, एक आरजेडी और एक जेडीयू। माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने अपने हाथ में एक ऐसा डमरू रखा कि एक 5 वर्ष के ही काल में उन्होंने सबका चरित्र लोगों के सामने उजागर कर दिया। डमरू बजाया, आरजेडी संग लग गई, फिर नीतीश जी का मन बदला, फिर उन्होंने दूसरी तरफ वो डुगडुगा बजाया, फिर बीजेपी वाले दौड़े चले आ रहे थे जो कल तक नीतीश जी को गालियां दे रहे थे, उनको नीतीश जी ने इस्तेमाल किया, वो नीतीश जी के पीछे पीछे चले और फिर बिहार वालों के सामने आ गया कि भाई बीजेपी का तो वही चरित्र है, वही चेहरा है, वही चाल है जो आरजेडी वालों का था। और जो नमस्कार, मैं इस वक्त अररिया के ओम नगर में मौजूद हूं और यहाँ जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पहुँचे हैं और मैं जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव उस समय देखने को मिला जब पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह बब्बन ने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह कार्यक्रम जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की उपस्थिति में आयोजित हुआ। श्री सिंह के अररिया आगमन पर सबसे पहले बस स्टैंड पर जनसुराज कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला ओम नगर स्थित श्री बब्बन सिंह के आवास पहुंचा, जहां पूर्व भाजपा नेता ने उनका ससम्मान स्वागत किया। पार्टी में विधिवत शामिल करने के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री बब्बन सिंह को पीला अंगवस्त्र पहनाकर उन्हें जनसुराज में स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अररिया आगमन हुआ है, क्या कहेंगे अररिया में किस तरह की राजनीति आपकी? अररिया के लोगों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं अररिया आया हूँ आज और यहाँ के लोगों के साथ मिलने जुलने का अवसर मिल रहा है। सर, अररिया आपके जनसुराज में बब्बन सिंह को शामिल किया गया है, कितनी फायदा इनके आने से हो गई जनसुराज में? ये सच है कि कहा जा सकता है कि बब्बन सिंह जी को शामिल किया गया है, लेकिन बब्बन सिंह जी और ये अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप नज़र दौड़ाइएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये शुरू से ख्वाहिश रही है कि एक अच्छी व्यवस्था बने, और सभी लोग कहीं ना कहीं से मायूस हैं क्योंकि व्यवस्था जो ये बनाना चाहते थे वो बनी, लेकिन उस व्यवस्था ने वो नहीं किया जिसके कारण इन्होंने वो व्यवस्था बनाया। बब्बन जी के आने से कितना लाभ होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग अपनी प्रयास में कोई कमी नहीं रखना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जनता के मन अनुरूप जनता चाहती है बदलाव करें तो कहीं दूरी ना बनी रह जाए। हम लोग जनता तक अपनी बात लेकर पहुंच जाएं और जनता को वो अवसर दें कि वो सब एकत्रित होकर जनसुराज को एक प्लेटफॉर्म मानकर बिहार में जिस परिवर्तन की हम लोग कल्पना कर रहे हैं उसको साकार करें। मैं एक दो छोटे उदाहरण देना चाहता हूँ। कल मैं पूर्णिया में अंबेडकर हॉस्टल चला गया, वहाँ 200-250 बच्चे थे, उनसे बात कर रहा था। बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए, मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछा उनसे, लेकिन एक प्रश्न उनसे पूछा कि बच्चों, जिसके माता पिता अपने घर से बाहर न जाते हों कमाने के लिए, ऐसे बच्चे अपना हाथ खड़ा करो। आप यकीन नहीं करेंगे कि उतने बड़े समूह में 8 हाथ
ऊपर हुए थे, मतलब 8 परिवार के लोग बिहार से नहीं जाते बाहर। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण हो सकता है कि बिहार की क्या स्थिति है। वो 250 बच्चों के समूह में 8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हमारे यहाँ से लोग नहीं जाते। मुझे समय नहीं मिला पूछने के लिए, हो सकता है कि कोई अजीबोगरीब परिस्थिति हो उनके यहाँ जो कि वो 8 लोगों के यहाँ से नहीं जाते। नहीं तो 100% कहा जा सकता है कि लोगों के परिवार से, और ख़ास करके इस तबके के परिवार से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। और ये कौन सा तबका है? हम बड़े आसानी से इसको कह देते हैं कि ये SC ST तबका है, लेकिन आप जानते हैं कि पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक और सड़कों तक इन्हीं के नाम पे राजनीति होती है। इन्हीं के नाम पे सारी रणनीतियाँ बनाते हैं अपने अपने पार्टी लोग। कोई संविधान जेब से निकाल के दिखाता है, कोई झोले में से निकाल के दिखाता है, कोई बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ उंगली करके दिखलाता है, लेकिन वास्तविकता है क्या, उसको क्यों नहीं देखते हम लोग। एक बच्चे से पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उसका नाम सूरज या सरोज था। कहता मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था। मैं कहा अच्छा। मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि बहुत बढ़िया चीज़ उसने सोची थी। मैं कहा फिर क्या हुआ बेटा? कहता पैसे नहीं थे, नहीं कर पाया। पैसे नहीं थे, नहीं कर पाया, ये एक वाक्य है, लेकिन मेरे दिल को इसने कुछ और बताया। मेरे दिल को इसने ये झिझोड़ा कि इस बच्चे की जिस सरल ढंग से इसने इस बात को कबूल किया है कि जिस समाज में हम लोगों ने उसको बड़ा किया है या अवसर दिया है, उसने इस चीज़ को ग्रहण कर लिया है कि क्योंकि मैं उस तबके का हूँ, उस समाज का हूँ, इसलिए मुझे वो अर्थ नहीं मिलेगा कभी और मैं अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर पाऊँगा। अब इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। मैं लोगों को वादा करता हूँ, उदय सिंह के तौर पे भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी, कि अगर जन सुराज की व्यवस्था बनती है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 5 साल में सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 5 साल में ये मायूसी हमारे किसी तबके में नहीं होगा कि मेरे में वो हुनर है लेकिन मुझे अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा होगा तो मैं समझूंगा कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो झूठी प्रयास है। और हम जितने लोग जन सुराज से जुड़े हैं, हम लोगों को कोई कारण ही नहीं है कि हम लोग गलत बात करके किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें। उनको दिया हुआ है, तो ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सच मायने में इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति से हम निकल जाएं। और बताइए कोई प्रश्न? सीमांचल में NDA और महागठबंधन का दबदबा है, इसमें जनसुराज किस तरह आगे बढ़ेगी, इसकी क्या? पत्रकार महोदय, किसने माना कि दबदबा है? क्यों मान रहे हैं हम कि दबदबा है? 35 वर्षों से ये टेलीफोन मेरे हाथ में, या मैं इसको सीधा रख दूं या मैं इसको उल्टा रख दूं, है तो एक ही चीज़, या NDA या UPA। अब NDA UPA की जरा विश्लेषण कीजिए। उसमें BJP आती नहीं, उसमें कांग्रेस आता नहीं, उसमें और जो छोटे दल हैं, जो जाति आधारित दल हैं, वो आती नहीं है। तो मिला जुला के यहाँ 2 पार्टियाँ, एक RJD और एक JDU। और इन सभी पार्टियों ने लोगों के बीच अपना चरित्र दिखा दिया है। और उसका श्रेय मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने अपने हाथ में एक ऐसा डमरू रखा कि एक 5 वर्ष के ही काल में उन्होंने सबका चरित्र लोगों के सामने उजागर कर दिया। डमरू बजाया, RJD संग लग गई
आरजेडी उनके पीछे पीछे घूमने लगी, आरजेडी नीतीश जी की तारीफ की पुल बांधने लगी, आरजेडी ने नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार चलाया। जो हुआ उस सरकार में सबके सामने है। फिर नीतीश जी का मन बदला, फिर उन्होंने दूसरी तरफ वो डुगडुगा बजाया, फिर बीजेपी वाले दौड़े चले आ रहे थे जो कल तक नीतीश जी को गालियां दे रहे थे, उनको नीतीश जी ने इस्तेमाल किया, वो नीतीश जी के पीछे पीछे चले और फिर बिहार वालों के सामने आ गया कि भाई बीजेपी का तो वही चरित्र है, वही चेहरा है, वही चाल है जो आरजेडी वालों का था और जो जेडीयू वालों का है। तो कौन सा दल बिहार में बच गया कोई नई चीज़ कहने के लिए अपने आवाम को? क्या कहेंगे बीजेपी के लोग? यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, विश्व में डंका बजाने प्रधानमंत्री कहते हैं, पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, तो क्यों नहीं हिम्मत करते कि बिहार में अकेले लड़ लें? अभी तक तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं जब वो सरकार में नहीं थे, तो बीजेपी के हिसाब से नीतीश जी थके हुए थे, ख़त्म थे, राजनीतिक सोच उनकी ख़त्म हो चुकी थी। तो आज नीतीश जी के साथ क्यों हैं? आज नीतीश जी को क्यों निचोड़ना चाहते हैं? नींबू के वो आखिरी बूंद तक निकालना चाहते हैं कि किसी तरह इनके नाम पे 2-5 सीटें ले लो। क्यों इतनी लालच? क्यों इतना भूख? क्यों? आओ जनता के बीच में अपनी बात रखो, जनता को पसंद होगे तो तुम्हें मौका देगी। आरजेडी का वही हालत, जिसकी बात कर लो वही हालत। नीतीश जी कहते हैं मैं बिहार का नेता हूं, तो नीतीश जी लड़ो अकेले, हटाओ सबको सामने से। तो ये कुछ नहीं है, ये सब लोगों को ठगने का तरीका है। लोग मुझसे गठबंधन की बात करते हैं, मैंने उसका नाम ही रखा है ठगबंधन। लोगों को ठगने का बंधन है वो, कि चुनाव के पहले किसी तरह अपने आप को मन महसूस के लोगों से मत ले लो और उसके बाद लड़ना और बांटना, बंदर बांट करना। इन्होंने बंदर बांट करेंगे। इससे बिहार की जनता ऊब चुकी है। और आपका जो प्रश्न था कि इन दोनों का दबदबा है और हम बीच में से क्या करेंगे, हम इनके न बीच में हैं न इनके किनारे हैं। हम तो सीधे रूप से अपनी जनता के बीच से संवाद कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। कौन है बीजेपी, कौन है आरजेडी, कौन है जेडीयू, हम जानना भी नहीं चाहते हैं। ये आकर हमसे पूछने लगते हैं, हम तो इनसे पूछते ही नहीं हैं। हाँ, जब जनता के बीच जाएंगे तो जो काम हुआ है या काम नहीं हुआ है उसकी चर्चा तो हम करेंगे कि देखो 30 वर्षों में क्या हुआ है, देखो 20 वर्षों में क्या हुआ है।